नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टॉक्स विद शिल्पा में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा सिंह और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं धनबाद के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संजय कुमार सिंह, जिनसे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूँ तो आजकल के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में गैस, एसिडिटी, फैटी लीवर, पेट दर्द की समस्याएं बेहद आम हो गई हैं, लेकिन क्या ये सारी बीमारियां सिर्फ बेहद सामान्य हैं या फिर इन पर भविष्य में ये कोई गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है? इसी मुद्दे पर विशेष जानकारी के लिए इस वक्त आइए सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह से। सर, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी इंडिया टॉक्स विद शिल्पा में। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आज हमारी जीवन शैली थोड़ी आधुनिक हो गई है, खान पान भी हमारा असंतुलित हो गया है और ऐसे में बहुत सारी गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। लेकिन जो मेजर हम देखते हैं कि आजकल हर दूसरे घर में आपको मिल जाएगा गैस और एसिडिटी की समस्या। क्या ये समस्या बहुत कॉमन है और सिर्फ ये खान पान की वजह से है या फिर ये भविष्य में किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकती है? ये अच्छा प्रश्न है। आजकल के समय में गैस की समस्याएं एक आम बीमारी है और लोगों का एक परसेप्शन रहता है कि पेट में गैस हो रही है, पेट फूल रहा है, डकार आ रही है, इस तरह के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में अप टू 90% ऑफ केसेस इसमें मैक्सिमम आपका डाइट और लाइफस्टाइल का ही योगदान रहता है। लेकिन कुछ केसेस जो कंसर्न वाले होते हैं, जिसमें कि अगर आपको गैस के अलावा कहीं खाना निकलने में दिक्कत हो रही हो या ब्लड की वॉमिटिंग हो रही हो या वेट लॉस हो रहा हो या सिम्टम्स अनबियरेबल हो रहा हो, तो उस केस में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, बिना किसी डॉक्टर के संपर्क के महीनों तक गैस की दवाइयाँ यूं ही लेते रहते हैं। क्या ये सेफ़ है? कोई भी मेडिसिन एक लंबे समय तक अनमॉनिटर्ड वे में चलाना रिस्की है, चाहे कोई भी मेडिसिन हो। गैस की दवा के साथ भी वैसे ही लागू होता है। अगर इसको आप अनयूजुअली लंबे समय तक चलाएंगे तो इसके कारण साइड इफेक्ट होने के चांस रहते हैं, जैसे कि किडनी पर असर होने के चांस रहता है, क्योंकि हड्डियाँ कमजोर होने के चांस रहता है, या फिर विटामिन B12 की कमी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जितनी ज़रूरत हो उतने दवा चलानी चाहिए और लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। अगर आपको सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ और अंदर में चीज़ें चल रही हैं जिसको आपको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो इसलिए तो गैस को बहुत कॉमन समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर इंटरमीडिएट सिम्टम हो रहे हैं, खास करके आपने कुछ बाहर का खाना खाया या फिर पार्टी का खाना खाया, उसके बाद गैस की समस्या हो रही है, तो आप उस समय मान के चल सकते हैं कि वो डाइट रिलेटेड है। लेकिन अगर नॉर्मल डाइट लेने के बाद भी अगर सिम्टम्स बार बार हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ अंदर में अंदरूनी इन्फेक्शन या पेट में सूजन बढ़ने का संकेत हो सकता है। कभी कभी ऐसे केसेस देखे गए हैं कि ये अर्ली केसेस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर का भी सिम्टम होता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, खास करके अगर सिम्टम बार बार हो रहे हैं तो बेटर है अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि क्योंकि हम पोल्यूटेड जगह पर रह रहे हैं और हमारा एनवायरनमेंट उतना फ्रेश नहीं है, इसकी वजह से ये हो रहा है। क्या ये पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि खाना पीना हम लोग का अक्सर उतना स्वच्छ नहीं रहता है जो पहले रहता था। पॉल्यूशन भी एक रोल प्ले कर रहा है। लेकिन जितना हद तक हम लोग कर सकते हैं अपने खाने पीने में, कम से कम फास्ट फूड का इस्तेमाल करें, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें फल फ्रूट का सेवन अक्सर करें, टाइम पे खाना, टाइम से सोना। तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करके अपने सिम्टम्स को कम कर सकते हैं या फ्यूचर में उसके दोबारा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, जंक फूड की आपने बात की तो एक सवाल ये भी है कि आजकल जो लोग हैं वो ज़्यादातर बाहरी खानों पे डिपेंडेंट हैं, जंक फूड्स लेते हैं और बहुत लेट नाइट डिनर करते हैं, मतलब 12 बज के 1 बज के तब लोग डिनर कर रहे हैं। इसका कितना ज़्यादा असर पड़ता है हमारे पाचन तंत्र पर और क्या लिवर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? जी बिल्कुल। हमारा शरीर ऐसा बना हुआ है कि अगर आप अर्ली ये ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर में टाइम पर खाते हैं और फाइबरस डाइट ज़्यादा लेते हैं, पानी का अच्छे सेवन करते हैं, टाइम से खाते पीते हैं, तो पाचन तंत्र सही से काम करता है। अगर आप लेट नाइट हैवी डिनर खाते हैं या स्नैक्स खाते हैं तो बॉडी को उतना एसिड ज़्यादा लिबरेट करना पड़ता है ताकि उसको पचा सके। लीवर को भी उसी तरीके से एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो जब आप किसी को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा काम लोड दोगे तो एक लिमिट के बाद वो फैटिग्ड हो जाएगा। ज़्यादा एसिड बनेगा तो उसके कारण सूजन होने के चांसेस हैं, अल्सर होने के चांसेस हैं। तो हर एक चीज़ का एक लॉन्ग टर्म सिक्वेली या कॉन्सिक्वेंस होता है जो कि अच्छा नहीं रहता शरीर के लिए। इसलिए हमेशा हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे ज़रूरी चीज़ होता है आपके पेट और लीवर को समस्याओं से दूर रखने के लिए। अल्सर की बात की आपने, तो मैं यहाँ एक सवाल है कि अमूमन ऐसा होता है कि जो पेट दर्द होता है
तो लोग इसे नॉर्मल गैस समझ लेते हैं। तो क्या ये पेट दर्द आने वाले भविष्य में अल्सर या फिर पथरी या फिर पेट के कैंसर जैसी समस्याओं को भी उत्पन्न कर सकता है अगर किसी को पेट दर्द बार बार हो रहा है तो? जी, पेट दर्द एक बहुत ही कॉमन समस्या है। आई फील कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम हमारे पास जो आते हैं पेट की जो बीमारी के लिए, वो पेट दर्द वाले ही रहते हैं। और पेट का दर्द किस एरिया में हो रहा है, उसकी सीवियरिटी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या कारण हो सकता है। सपोज अगर आपके ऊपरी पार्ट में दर्द हो रहा है, जो हम लोग पेट का ऊपरी सा नाभिक कोरल पार्ट में हो रहा है, तो हम लोग इसमें पेट में गैस की समस्या या अल्सर का पार्ट मान सकते हैं। अगर निचले पार्ट में हो रहा है, दाहिनी साइड में हो रहा है, तो अपेंडिसाइटिस के चांसेस हैं। दाहिने साइड अगर ऊपरी पार्ट में हो रहा है तो हम लोग गॉल ब्लैडर में स्टोन का सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो किस पार्ट में आपको दर्द हो रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है और इसकी सीवियरिटी क्या है, वो इंडिकेट करती है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को मैनेज करना होता है। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिसको लोग बहुत आम और बहुत छोटी समस्या मानते हैं। क्या ये भी किसी सीवियर बीमारी का, क्योंकि अगर किसी को महीनों या सालों इस तरीके की बीमारियों कॉन्स्टिपेशन की समस्या रह रही है और फिर भी वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हैं और इसको बहुत कॉमन मान रहे हैं, क्या ये सही है और क्या ये किसी सीवियर बीमारी की ओर इशारा कर रहे हैं? यस, आपने अच्छा सवाल पूछा है। कॉन्स्टिपेशन किस तरह का है बल्कि ये डिपेंड करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन में अगर आपको बहुत हार्ड स्टूल आ रहा है या 2-3 दिन बाद में आपकी मोशंस हो रहे हैं या मोशन के साथ ब्लड आ रहा है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो अगर आपके पास कोई अलार्मिंग सिम्टम नहीं है, अलार्मिंग सिम्टम जैसे कि वेट लॉस अगर हो रहा है या मोशन में ब्लड आ रहा है, तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। उसके लिए आपको जल्दी से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए या फर्दर उसके लिए जांच करानी चाहिए। लेकिन अगर जो नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन कहलाता है, जो कि हम लोग हम पोचा की भाषा में बोलते हैं कि मोशन ठीक से नहीं हुआ या मोशन टाइम पे नहीं हुआ, फ्रेश नहीं फील कर रहा है, ये सब का भी एक कॉमन कारण डाइट और लाइफस्टाइल भी है। हमारा फाइबर इंटेक कम रहा है, हम लोग अक्सर जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण पाचन तंत्र अच्छा से काम नहीं करता है, पानी का इंटेक हमारा कम रहता है। तो इन सब चीज़ों के कारण हमारा गट का मोटिलिटी थोड़ा कम रहता है, जो स्टूल का कंटेंट है वो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो इसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न होती है। एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, जो ये नाम सुनते ही पेशेंट्स अक्सर डर जाते हैं, तो क्या ये प्रोसीजर वाकई में पेनफुल होता है? एंडोस्कोपी जो जितना तक मैंने अभी तक किया है, वन ऑफ द लीस्ट प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटिंग प्रोसीजर है। मतलब सबसे कम नुकसान या सबसे कम रिस्क वाला, तो 0.01% चांसेस रहते हैं कभी कभी परफोरेशन यानी कि खाने के लिए भी सुराख होने के या ब्लीडिंग होने के, बट वो बहुत रेयरली होता है। डिपेंडिंग करता है कि पेशेंट कंडीशन कैसा था, वहाँ की लाइनिंग कैसी है या जो खाने की नली की लाइनिंग कैसी है। बट मैक्सिमम केसेज में इंडोस्कोपी को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है और ये हार्डली 2 से 3 मिनट का काम है। और मैं पेशेंट को हमेशा काउंसिल करता हूँ कि इससे आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूर हो सकता है, बट पेन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। कोलोनोस्कोपी में थोड़ा दर्द हो सकता है बिकॉज हमारी आंतें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी रहती हैं, तो इंडोस्कोपी जाते समय थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है। बट उसमें भी अगर प्रॉपर्ली पेशेंट ने मोशन पास कर लिया है और हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है कि हम लोग अंदरूनी पार्ट को देख सकें। क्या इससे डरने की ज़रूरत है? इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे ना करा के भले डर सकते हैं कि अंदर में कुछ अगर ट्यूमर हो, अल्सर हो, हम लोग मिस कर सकते हैं, तो हम लोग अंदाजे से सारा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ढेरों केसेस ऐसे ट्रीट किए कि अगर इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी नहीं करी जाती तो शायद हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते। लीवर की समस्या, फैटी लीवर जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। क्या इस बीमारी को आगे सिरोसिस में या फिर लीवर फेलियर का भी कारण माना जा सकता है? जी बिल्कुल। वन ऑफ द स्टार्टिंग पार्ट जो आपका लीवर सिरोसिस का है, स्टार्टिंग होता है लीवर फैटी होने से, उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और उसके बाद उसमें अगर एक होता है इन्फ्लामेशन अगर होता है तो उसको स्टेटोहेपेटाइटिस का टर्म कहा जाता है, जिसमें कि सूजन भी हो रही है और फैट भी है। तो उसके बाद से सिरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल अल्कोहल से रिलेटेड कारण भी है, नॉन अल्कोहलिक कारण भी है। जो लोग मोटे होते हैं, जिनका बॉडी में फैट ज़्यादा रहता है, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है सिरोसिस के लिए। उसके अलावा अल्कोहल इंटेक तो है ही, डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है। तो इसमें भी हमारा डाइट और लाइफस्टाइल ही मेजर रोल प्ले कर रहा है फैटी लीवर होने के लिए। और फैटी लीवर एक स्टार्टिंग पार्ट है, उसके बाद अगर इसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो बाद में ये बढ़ते बढ़ते सिरोसिस में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्या ये बच्चों में भी देखा जा रहा है फैटी लीवर की समस्या? आजकल और अगर है तो इसका कारण क्या है, कैसे इससे निजात पाएं? आजकल बच्चों में भी वही जंक फूड ज़्यादा खाने के कारण, ज़्यादा हाई कैलोरी चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सब ज़्यादा खाने के कारण तो केसेस हैं? जी बिल्कुल। आजकल यंग ऑनसेट में भी फैटी लीवर के चांसेस बढ़ रहे हैं, यंग ऑनसेट में सिरोसिस के भी चांसेस बढ़ रहे हैं। नॉन अल्कोहलिक जो कि अल्कोहल नहीं लेते हैं लोग, उनमें भी चांसेस बढ़ते जा रहे हैं।
तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास अभी ढेरों केसेस हैं, हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहा है। तो नियमित जीवन शैली जीना हमारे लिए जो बहुत ज़रूरी है, और ये एक तरह से ऑप्शन नहीं है। हम लोगों के उस केस में उनको थोड़ा पहले एज पे ही उनको स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए, या तो ब्लड टेस्ट करा के करें, या एंडोस्कोपी करके करें, या फिर इमेजिंग करा के, इमेजिंग जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी या सीटी स्कैन करके बीच में स्क्रीनिंग कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमने आपका काफ़ी समय ले लिया। जहाँ तो आप सुन रहे थे डॉक्टर संजय कुमार सिंह को, जिन्होंने बहुत सारी उपयोगी जानकारियाँ हम सभी के साथ साझा की। अगर ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो और उपयोगी लगी हो तो इसे ज़रूर अपने अपनों के साथ शेयर करें, और इसी तरीके के उपयोगी जानकारियों के लिए, इसी तरीके के उपयोगी इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें इंडिया टॉक्स विद शिल्पा।